नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर एनसीईआरटी का हम लोग विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो भी क्लास 6 का एनसीईआरटी हम पढ़ना शुरू किए हैं। विज्ञान विषय में 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले चैप्टर से हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। तो अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अगले चैप्टर के बारे में हमें ये पढ़ना है कि जो हमारे आसपास के हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, हमें इसी बारे में आगे जानना है और पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने का कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, ठीक। आप लोग कल्पना ही करिए, केवल सोचिए कि काश कि अगर मेरे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होती कि मैं अच्छा सा महल बना सकता, है ना, या मैं बहुत बड़ा सा आदमी बन जाता, है ना, या फिर हम कुछ और बन गए होते, यानी कि अनेक ढेर सारी चीज़ें सोचिए कि अगर मेरे पास जादुई शक्ति कोई ऐसी शक्ति आ जाती कि जिसके द्वारा हम जो चाहें अपनी मनमर्जी के अनुसार ढाल सकते हैं, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वह कौन सी वस्तु हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। ये बहुत ही बड़ी मज़े की बात होगी कि अगर हमारे पास कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो हम तुरंत ही जब जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक। वह कौन सी वस्तु हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे, ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जिन्हें आप बदल देना चाहेंगे इस दुनिया से, ठीक है, या अपने चारों ओर से, ठीक। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या क्या चीज़ें बदलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर कल्पना किया जा रहा है ना। कल्पना में ढेर सारी बातें सोची जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सोच रहा है कि काश हम एक राजा हो गए होते, है ना। यहाँ पर एक सुंदर सा महल दिख रहा है ना। यहाँ पर बेड पर आराम से लेटे हुए दिख रहे हैं, है ना, या फिर आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है कि आकाश से हम उड़ रहे हैं। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन क्या है, रियल में मेरे पास कोई भी जादुई शक्ति हम लोगों के पास नहीं है। फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। मेरे पास जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन हम अपने चारों ओर की कुछ चीज़ों को तब भी बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुओं को बदल सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप किसी जादू का प्रयोग किए हुए बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम वैसे ही बदल सकते हैं बिना किसी जादुई शक्ति के, ठीक। आगे हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। अपने चारों ओर बहुत ढेर सारे परिवर्तन देखते होंगे कि धूप निकला रहता है, अचानक से बदली छा गई और फिर अचानक से बरसात हो गई, है ना। ऐसे ही देखते होंगे कि खूब गर्मी होती है, खूब तेज़ कड़ाके की धूप निकली हुई है और खूब ज़बरदस्त गर्मी है, अचानक से खूब तेज़ हवा चल रही है ना। तो क्या होता है, ये अचानक से बदलाव हो जाते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। खेतों में क्या होती है, फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे सर्दियों में क्या होता है, फसलों में गेहूँ लग जाता है ना, उसके बाद धान लगता है ना, गन्ने का सीजन अलग होता है। तो इसी प्रकार से फसलों का भी जो नियम है वो अलग अलग होता है। पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, है ना। बसंत ऋतु में क्या देखते हैं कि खूब सुंदर सुंदर पेड़ों पर छोटे छोटे कोपले निकल आती हैं, छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल भी खिल जाते हैं, पत्तियों का रंग हरा भरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, पेड़ों की सारी पत्तियां सूख करके क्या होती हैं, गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं। देखते होंगे कि फूल जो है, फूल का पौधा लगाए तो पौधा बड़ा हुआ, उसमें से कली निकली और फिर कली से एक सुंदर सा फूल खिल गया। खिलने के बाद क्या होता है, फूल मुरझा करके गिर जाता है। क्या आपने अपने शरीर में भी कोई परिवर्तन देखा है। ज़रूर, क्योंकि नाखून, जैसे कि नाखून बढ़ते हैं और आपके बाल भी बढ़ते हैं, है ना। बाल आज अगर आप कटवा देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक करा देंगे, तो भी उसके अगले दिन या फिर कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि धीरे 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 करके हमारे बाल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और नाखून भी अगर आप काट देंगे तो फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट डे ऐसे ही वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगते हैं, है ना।
आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। ऐसे ही आप स्वयं भी, है ना, कल को छोटे से बच्चे थे, जब आप लोगों का जन्म हुआ तब क्या था, छोटे बच्चे से थे, लेकिन अब आज क्या हुआ, बढ़ करके आपका शरीर इतना लंबा सा हो गया है। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है, और इन सब के साथ साथ क्या है, आपके शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले ही महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या आपने अपने चारों ओर पहले से भी महसूस किया है कि हमारे चारों ओर बहुत ढेर सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है? ठीक, अगर महसूस किया है तो बताइए कि क्या चीज़ें आपने महसूस किया है। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? क्या कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम साथ साथ एक समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? जो विभिन्न प्रकार की परिवर्तन हैं उन्हें हम एक समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगा तो वो हमारे लिए सहायक होगा। यदि कोई इसमें समानता मिल रही होगी तो वो बहुत ही सहायता हमें देगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? ठीक है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित यानी कि उस क्रम के अनुसार हम कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कर सकते हैं या नहीं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे क्या करिए, फुलाइए। सावधानी बरतें कि वो फट ना जाए। इस प्रकार से गुब्बारे को फुलाइए कि वो गुब्बारा फूटने ना पाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। गुब्बारे में थोड़ी सी हवा भरेंगे तो पहले बहुत कम ही फूलेगा, और भी ज़्यादा हवा भरते जाएंगे तो क्या होगा, गुब्बारा और भी फूलता जाएगा और उसका आकार बदलता जाएगा। अब उसकी हवा निकल जाने दीजिए। फिर क्या करिए, भर करके और फिर उसकी हवा निकल जाने दीजिए। ठीक है, पूरी हवा उसकी निकाल दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए गुब्बारे में हवा भरने से उसके माप और आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही हवा निकालते हैं वो फिर अपने पहली वाली स्थिति में आ जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। एक कागज का टुकड़ा लीजिए और उसे क्या करिए, खिलौने के आकार में उसको मोड़ करके खिलौना बनाइए। ठीक, आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप क्या करेंगे, इसको अगर कुछ समय तक उड़ाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा करिए, है ना, जैसे कि आप लोग बचपन में भी करते रहे होंगे, है ना, कि कागज़ का टुकड़ा ले करके और उसको मोड़ करके, जो बच्चे थे वो क्या करते थे, कागज़ को मोड़ करके एरोप्लेन बनाते थे, और एरोप्लेन बनाने के बाद में उसे उड़ाते थे, और उड़ाने के बाद में उस एरोप्लेन के कागज़ को क्या करिए, फिर से सीधा करिए। तो आप सीधा करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी पहले वाली स्थिति में फिर से आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला भी दिया गया है एक एग्जाम्पल। गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। जैसे घरों में खाना बनता है ना, तो खाना बनाने के लिए क्या किया जाता है, आटों को गूंथा जाता है ना। तो जो गूंथा हुआ आटा है उसकी लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश भी करिए। इससे क्या करिए, रोटी बेल लीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो। अगर आप रोटी बेल भी रहे हैं, अगर वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो क्या करिए, उसको ये कहे अरे ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको क्या करिए, हाथ से फिर मरोड़ दीजिए। इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे, है ना, तो उसको मरोड़ देंगे तो क्या होगा, वो फिर से जिस आटे से हम लोई बनाए थे वो फिर उसी आकार का हो जाएगा, यानी कि वो पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए गूंथे हुए आटे की ओर लोई और बेली गई रोटी। अगर इस रोटी को आप मरोड़ेंगे, इसको बेल करके, ठीक, तो ये फिर क्या होगा, इसी आटे के रूप में आ जाएगा। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है, जरा सोचिए कि इन तीनों में क्या समानता है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? इसमें में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समान हैं? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद में क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि ये जो परिवर्तन हम अभी तक कर रहे थे, ये इस परिवर्तन के द्वारा हम जो भी पदार्थ था
परिवर्तन करने के बाद में हम पुनः फिर उसी स्थिति में वापस ला सकते हैं उस पदार्थ को। ठीक, आइए इन्हीं क्रियाकलापों को हम कुछ अलग ढंग से करते हैं। चलिए किस प्रकार से अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4 अगला दिया गया, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप आपने 1 में लिया था, प्रयोग किया था। उसको उसके पूरे आप माप में फुलाइए और उसके मुख को पत्ते धागे से क्या करिए, कसकर बांध दीजिए। फुलाइए और फिर उसके फुलाने के बाद में उसके छोर को क्या करिए, कसकर बांध दीजिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से क्या छेद कर दीजिए। और जैसे ही आप गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल या पेन से छेद करने की कोशिश करेंगे, गुब्बारा फट जाता है ना। ऐसा होता है कि नहीं, गुब्बारे को फुलाइए और फिर अगर उसमें छेद भी करने की कोशिश करेंगे तो पूर्ण रूप से गुब्बारा फट जाएगा। अगला क्रियाकलाप है, अब वही कागज लीजिए जो कि आप लिए थे, एरोप्लेन बनाए थे, जो आपने क्रियाकलाप 2 में प्रयोग किया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए। उस कागज पर क्या करिए, रियल में जो है जिस प्रकार से एरोप्लेन होता है ना, उसकी क्या करिए, ड्राइंग बनाइए। और ड्राइंग बनाने के बाद में उसके रेखा चित्र बनाइए और रेखा चित्र बनाने के बाद में उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काट दीजिए। रेखा चित्र बनाने के बाद में उसको काट करके आप अलग कर दीजिए, जैसे कि ये यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। ये कागज से काट कर बनाया गया हवाई जहाज। तो क्या होगा, अब इस हवाई जहाज के द्वारा हम क्या, ये हवाई जहाज तो यहाँ पर हमने काट करके बनाया, लेकिन क्या इस हवाई जहाज से हम पुनः ये कागज पा सकेंगे? नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको काट करके डिवाइड करके अलग अलग भाग में बांट दिया है। ठीक, अब फिर यहाँ पर अगला आता है, गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बेल कर उसे तवे पर सेंकिए। अब क्या करिए, जो आपने यहाँ पर अभी गूथे हुए आटा और लोई बनाया था ना, उसको क्या करिए, रोटी को अच्छे से बेली और फिर तवे पर सेंक लीजिए पूर्ण रूप से। जब सेंक जाए रोटी, तब यदि आपसे वही तीनों प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या रोटी बनाने के बाद फिर से आपको गुथा हुआ आटा मिल सकता है, या कागज से काट करके जो आपने हवाई जहाज बनाया है, क्या उसके द्वारा फिर से कागज प्राप्त कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं, उनको वापस नहीं किया जा सकता है। इन क्रियाकलापों से हम पहली स्थिति में वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, है ना। फिलहाल जो घर में छोटे बच्चे रहे होंगे, या आप लोग ही छोटे बच्चे रहे होंगे, ठीक, तो ज़्यादातर पेंसिल से ही लिखते रहे होंगे, पेंसिल और इरेजर का प्रयोग करते रहेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते गए, पेन पकड़ा दिया गया होगा पेंसिल लिखने के लिए, है ना। तो पेंसिल और इरेजर का तो प्रयोग लगभग में सभी लोग किए ही होंगे और करते भी होंगे। इनके बार बार उपयोग करने से क्या होता है, इनके आकार और माप में परिवर्तन हो जाता है। जब आप बार बार इसको प्रयोग करेंगे, पेंसिल को छीलेंगे, लिखेंगे रबड़ से यानी कि इरेजर से इरेज करेंगे, तो क्या होगा, उसका जो आकार होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। बोल सकते हैं आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए भी जरूर देखा होगा। ठीक, अपने कुम्हार को भी देखा होगा अपने चाक पर बर्तन बनाते हुए। वो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या करता है, मिट्टी का ढेर सारा ढेर लगाया हुआ होता है और फिर उससे नए तमाम प्रकार के बर्तन भी बना देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वो मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेंकता है, क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा कि वो जो मिट्टी के बर्तन तैयार किया है, क्या उन बर्तनों को फिर से मिट्टी के रूप में ला सकते हैं? 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? यहाँ पर नीचे साड़ी बनाया गया है, तो देखते हैं कि इसमें से उत्क्रमित कौन सा किया जा सकता है, कौन सा नहीं। उत्क्रमित का मतलब है कि हम जिस वस्तु से कोई नई चीज़ बनाना चाहें, ठीक, कोई नई चीज़ बना करके भी फिर उससे हम अपनी पुरानी स्थिति में आ सकें, उससे ही बोलते हैं उत्क्रमित। हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ये देखिए ढेर सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कच्चा अंडे से उबला हुआ अंडा। अगर कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा है तो उससे क्या करें, फिर हम उबले हुए अंडे से कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, गाढ़े घोल से इडली बनाना,
जब इडली बन गया तो उससे हम फिर गाढ़ा घोल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, है ना, गीले कपड़े से सूख गया कपड़ा तो फिर वो गीला नहीं हो सकता है जब तक आप उसको गीला करेंगे नहीं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, हाँ ये हो सकता है, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी है वस्त्र में, है ना। क्या होता है, ऊन का जो धागा होता है उससे स्वेटर बुना जाता है ना। तो उसके अगर धागे को लेकर के निकालेंगे तो एक धागे से क्या होगा, वो पूरा स्वेटर उलझ जाएगा, यानी कि पूरा स्वेटर बिखर जाएगा। तो उससे आप धागा प्राप्त कर सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, बिल्कुल नहीं, आटे से फिर अनाज नहीं प्राप्त होगा। ठंडे दूध से गर्म दूध, बिल्कुल नहीं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, है ना। कली से फूल, कली से जो फूल खिल गया फिर फूल से कली दोबारा नहीं खिलेगी। दूध से पनीर, लेकिन पनीर से फिर से दूध नहीं बनेगा, है ना। गाय के गोबर से बायोगैस, ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं कि उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, यानी कि उसी चीज़ से हम फिर दोबारा पुरानी स्थिति में आ सकते हैं या नहीं। तो इसमें से बताइए कि आप कौन कौन सी चीज़ों को उत्क्रमित कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। 6.2 क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? ठीक, तो चलिए देखते हैं अन्य तरीके हो सकते हैं या नहीं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले भी तमाम औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों को देखा है? लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है, ये जो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ना। आप लोग तमाम प्रकार के औजार देखेंगे होंगे जिनसे क्या किया जाता है, मिट्टी को खोद करके मिट्टी निकाला जाता है या फिर लकड़ियों को काटा जाता है ना। तो इसमें ढेर सारे औजार आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया भी गया होगा। ज़्यादातर लोग इसके औजार के बारे में जानते भी होंगे। क्या किया जाता है, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। ये देखिए सारे औजार हैं यहाँ पर, ये फावड़ा है ना। तो यहाँ पर ये इतने ढेर सारे औजार हैं। तो ये औजार बनाने के बाद में क्या किया जाता है, लकड़ी का हत्था लगाया जाता है पकड़ने के लिए, है ना। और लकड़ी का हत्था लगाने के लिए सबसे पहले इस औजार को गर्म करते हैं और फिर गर्म करने के बाद में फिर इस औजार में लगाते हैं तो बड़ी आसानी से लग जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे हत्थे पर कस जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा वलय यहाँ पर दिख रहा होगा इन सारे औजारों में, है ना। ये यहाँ पर भी वलय बना हुआ है। तो ये जो वलय होता है इसमें छेद होता है। तो जो छेद होता है ये इस लकड़ी का जो माप होता है इससे छोटा होता है, ठीक। और ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो इसको इसमें खुशाने के लिए क्या किया जाता है, पहले हम इस औजार को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में लकड़ी को उसमें लगा दिया जाता है और फिर वो ठंडा हो जाने पर पूर्ण रूप से कस जाता है ना, जिससे कि औजार लकड़ी में से बाहर नहीं निकल पाता है। अगला है, इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। ठीक, जो पहले बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए, जो लकड़ी का पहिया होता था, उस पर रिम को भी कसने के लिए यही प्रयोग अपनाया जाता था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर उसमें रिम लगा देते हैं। ठीक है, रिम पहिए पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये है लकड़ी का पहिया और ये है रिम। ठीक है, तो इस रिम को क्या किया जाता है, इस लकड़ी के पहिए पर ऊपर ये जड़ दिया जाता है, यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक, देखिए फिर क्या किया जाता है, ये जो रिम होता है लकड़ी के पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। ठीक है, देखिए अगर लोहे की कोई भी चीज़ है या धातु की कोई भी चीज़ है उसे आप अगर गर्म करते हैं तो वो
अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें डालना है या चढ़ाना है, जैसे आप लोहार को देखते होंगे, लोहार अगर कोई भी औजार बनाता है तो क्या करता है, सबसे पहले उस धातु को गर्म करता है और गर्म करने के बाद में उसको काट कर पीट करके अच्छा सा औजार बना देता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो बढ़िया सा औजार बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। ठीक, अब कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी को रखिए और गर्म करिए, तो गर्म करने पर क्या होगा, वो धीरे 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 उबलना शुरू हो जाएगा। गर्म होने के बाद अगर हम उसको खूब खूब उबालेंगे, ठीक, तो जितना ज़्यादा हम उबालते रहेंगे जो पानी होगा वो बर्तन से उतना ही जल्दी वो कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि बर्तन में पानी भी नहीं बचेगा, सारा पानी वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, जो पानी था वो धीरे धीरे भाप में बदल गया है। अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में हमने पढ़ा भी है, ठीक है, कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को भी पिघलते हुए देखा है। बर्फ है वो क्या है, ठोस है, और बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक, आप पानी से बर्फ बना सकते हैं, है ना, और क्या होता है, बर्फ से हम फिर पानी बना सकते हैं, है ना, बर्फ से यहाँ पर फिर हम पानी बना सकते हैं, और पानी से क्या करते हैं, वाष्प बना सकते हैं। ठीक, तो इतना हम बदलाव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बूझों ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर वह परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। बूझो जो है क्या, इस सड़क बनाने वाले, आप लोग भी देखे होंगे, जब सड़क बनाया जाता है तो काले रंग का है पदार्थ होता है, यानी कि जिसे तारकोल बोलते हैं, टार, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद में सड़क पर डाला जाता है, जिससे सड़क मजबूत होकर के अच्छे से बन जाए। क्या वो जो काले रंग का पदार्थ है उसको गर्म करने पर वह परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या हम उसको फिर से उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार भिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए, जब ये मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार हम औजार का आकार दे देते हैं। और गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने लोहार को भी देखा होगा ना, जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया है कि लोहार क्या करता है, और कोई भी औजार लेता है, ठीक, अगर कोई भी उसे औजार बनाना है तो कोई भी धातु लिया, लोहा वगैरह, उसको क्या किया, गर्म किया, और इतना गर्म किया कि वो लोहा खूब लाल हो गया, और जैसे ही लाल होता है वो हल्का मुलायम हो जाता है, फिर उसको पीट करके हथौड़े से अच्छे से जो भी औजार वो चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार औजार बना सकता है। अगला क्रियाकलाप है, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापिए। ठीक, एक छोटी सी मोमबत्ती लीजिए, उसकी पहले लंबाई माप लीजिए कितना लंबा है, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें और फिर से उसकी लंबाई मापिए। उस मोमबत्ती को लगा दीजिए, ठीक, लगाने के बाद में उसको माप लीजिए और फिर जला दीजिए, कुछ देर तक जल जाए, फिर उस मोमबत्ती को बुझा दीजिए। अब उसकी लंबाई को मापिए, तो क्या होगा, दोनों लंबाई में आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा कि जलने से पहले लंबाई कितनी थी और फिर जलने के बाद उसकी कितनी लंबाई रह गई है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। आप लोग बताइए कि मोम को पिघलाने के बाद में फिर हम वापस मोम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आप गर्म करेंगे तो मोम पिघल करके बिल्कुल द्रव अवस्था में हो जाएगा, और जैसे उसे ठंडा करेंगे वो फिर जम करके मोम ही बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मोम को गर्म करते हुए दिखाया भी गया है। ठीक है, ये चलिए आगे हम देखते हैं।
क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं जब तक ये पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख था गैस के रूप में है। वहीं पर मोमबत्ती चले, मोमबत्ती जल गया तो मोम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से धूप बत्ती लीजिए, तो धूप बत्ती जलने पर क्या होता है कि जब धूप बत्ती जल गया तो कुछ गैस के रूप में कुछ चीज़ें प्राप्त हुई और वहाँ से राख मिला, है ना। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब धूप बत्ती जलता है तो पूरा कमरा, पूरा घर महक जाता है ना। जैसे मंदिरों घरों में लगाया जाता है, तो जैसे धूप बत्ती जलाया जाता है, सारी वहाँ के जितने भी वातावरण होते हैं वो सब महक जाते हैं और पूर्ण रूप से जलने के बाद में हल्की सी राख सिर्फ बचती है ना। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? बिल्कुल नहीं, धूप बत्ती को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि धूप बत्ती जल गया, उसके बाद में फिर उस राख से हम फिर धूप बत्ती को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अभी तक तो हम सिर्फ एक एक पदार्थ के बारे में देखे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही दो पदार्थों का मिश्रण हो तब उनका परिवर्तन किस प्रकार का होगा? आगे यहाँ पर दिया गया है, अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। अध्याय 4 में हमने घोल में पढ़ा था कि जो है नमक को किसमें? पानी में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को अनुक्रमित करना संभव है? ठीक है, अनुक्रमित करना संभव है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि अगर जल में हम नमक घोल देते हैं तो फिर उसको हम गर्म करके जल को, उसके बाद में हम उससे नमक को प्राप्त कर सकते हैं ना। जल वाष्प बन करके उड़ जाएगा और उसके बाद में हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है ना, क्योंकि हम पानी में नमक घोल देते हैं तो उसके बाद में फिर हम गर्म करके पानी को, फिर उससे हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर है, पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है? पहले पूछ रहे कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा में मिलाई जाती है। गुनगुना गर्म दूध जो होता है उसमें दही की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख दिया जाता है। दूध को हिला करके क्या किया जाता है? कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर रख दिया जाता है। कुछ ही घंटों में दूध दही में बदल जाता है और कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि जो दूध होगा उसमें से दही जैसी स्मेल आने लगेगी और फिर वो पूर्ण रूप से दही में बदल जाएगा। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं उत्क्रमित कर सकते हैं, क्योंकि दही से फिर हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कोई भी पदार्थ हो उसको गर्म करके, ठंडा करके या फिर उसमें कोई चीज़ें मिला करके हम उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित भी किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित हम नहीं कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत ढेर सारी अन्य विधियां भी हो सकती हैं, जो कि अभी हम पूर्ण रूप से नहीं पढ़े हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से जो हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। कौन से दो भाग में बांट सकते हैं? ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकते। ठीक है, इन दो भागों में हम बांट सकते हैं। अपनी उच्च कक्षा में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले हम लोग क्लास में, यानी कि क्लास 7 में। ठीक है, क्लास 7 में हम इस चैप्टर को बहुत ही विस्तार से पूरे पदार्थ के परिवर्तनों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक, विस्तार पूर्वक। इसमें तो केवल शॉर्ट रूप में वैसे ही पढ़ा दिया गया है। देखिए परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है? संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन, ठीक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं और जिनके बारे में हम नहीं पढ़े हैं वो अगले चैप्टर में और अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम जल और नमक को एक में मिला करके फिर हम जल और नमक को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूध से जो दही होता है, दूध से दही बना करके हम फिर दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पदार्थ को गर्म करके या फिर उसमें कोई अन्य पदार्थ को हम मिला करके उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल उत्क्रमित किया जा सकता है ना। जब आप कपड़े पहनते हैं या फिर पैंट वगैरह हो गया तो आप ऐसे इलाके में पहुंच गए जहाँ पर खूब ढेर सारा पानी भरा हुआ है, तो क्या करेंगे? उन पैर को मोड़ करके, ठीक है, पैंट जो पैर में आप लोग कपड़े पहने हुए हैं पैंट वगैरह को, उसको मोड़ करके ऊपर कर लेंगे, है ना। तो जैसे ही पानी वाले इलाके से बाहर आते हैं फिर उन कपड़ों को हम सीधा कर लगते हैं, है ना। तो ये उत्क्रमित है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और भी दिया गया है। यहाँ पर नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लकड़ी के टुकड़े चीरना, लकड़ी के टुकड़े को चीर करके हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम को पिघला करके फिर से हम आइसक्रीम बना सकते हैं या नहीं। चीनी का जल में घुलना, चीनी को जल में घोल करके फिर से हम उस विलय को से हम चीनी और जल को अलग कर पाते हैं या नहीं। खाना पकाना, खाना पकने के बाद फिर से हम उसी अनाज को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। आम का पकना, आम पक जाने के बाद फिर हम कच्चे आम को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। दूध का दही में जमना, तो ये तो अभी मैंने बताया ही कि ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है ना। तो आप सभी लोग इसमें बताइए कि कौन कौन सा पदार्थ है जिसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं और किसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।